नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की कृषि के बारे में। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ खेतों की नहीं बल्कि लोगों की है, जमीन की है और हमारे जीवन यापन की है। ये सिर्फ इकोनॉमी का एक चैप्टर नहीं है बल्कि हमारे देश की धड़कन है, उसकी आत्मा है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है और देखिए देश की करीब करीब 2/3 आबादी की रोजी रोटी सीधे तौर पर खेती से ही चलती है। ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है, मतलब ये सिर्फ हमारे लिए खाना ही नहीं उगाती बल्कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल भी यहीं से आता है। तो कह सकते हैं कि ये सचमुच हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। अब इतने बड़े टॉपिक को समझने के लिए चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है असम की एक लड़की रिंझा की। उसकी कहानी से हमें इस पूरे सेक्टर का एक मानवीय पहलू देखने को मिलेगा, जो अक्सर बड़े बड़े आंकड़ों और पॉलिसी की बातों में कहीं पीछे छूट जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? रिंझा की कहानी से शुरू करके हम भारत में खेती की पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि खेती के अलग अलग तरीके कौन से हैं, मौसम का फसलों पर क्या असर होता है, हमारी मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं और वक्त के साथ खेती में क्या बड़े सुधार हुए हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। हम ये पता लगाएंगे कि पूरे भारत में खेती आखिर की कैसे जाती है। देखिए, बात सिर्फ फसल उगाने की नहीं है। असल सवाल ये है कि वो कैसे और क्यों उगाई जाती है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये वही खेती है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, जो रिंझा का परिवार करता है। इसे कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये खेती का आप कह सकते हैं सबसे पुराना तरीका है। ये पूरी तरह से मॉनसून पर, मिट्टी की नेचुरल फर्टिलिटी पर और आसपास के माहौल पर निर्भर करती है। इसमें कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती, बस एक ही मकसद होता है, अपने परिवार का पेट भर। इसी को स्लैश एंड बर्न या कर्तन दहन खेती भी कहते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में इसे ज़ूमिंग कहा जाता है। होता क्या है कि किसान जमीन का एक टुकड़ा साफ करके उस पर खेती करते हैं और जब उस जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं ताकि प्रकृति उसे फिर से ठीक कर सके। हाँ, ये बात भी है कि इस तरीके से जंगलों पर असर पड़ता है और लंबे समय में मिट्टी को नुकसान भी हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं खेती के 2 मेन मॉडर्न तरीकों पर। एक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये वहां होती है जहां आबादी बहुत ज्यादा है और जमीन कम। तो जाहिर है यहाँ मकसद होता है कि छोटी सी जमीन से ज्यादा फसल कैसे निकाली जाए। और दूसरी तरफ है कमर्शियल फार्मिंग। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसका एक ही मकसद होता है, बाजार में बेचने के लिए फसल उगाना। इसके लिए बड़ी जमीन और काफी पैसा लगता है। और इसी कमर्शियल फार्मिंग का एक खास टाइप है प्लांटेशन, यानी बागान। इसमें होता यह है कि एक बहुत बड़े एरिया में सिर्फ एक ही तरह की फसल उगाई जाती है। असल में ये खेती और इंडस्ट्री के बीच एक पुल का काम करती है। सोचिए, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। और हाँ, इनके लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और मार्केट का होना बहुत जरूरी है। तो हमने खेती के तरीके देख लिए। अब बात करते हैं समय की, यानी मौसम की लय की। भारत का पूरा एग्रीकल्चरल कैलेंडर आप कह सकते हैं 3 खास मौसमों के इर्द गिर्द घूमता है। यही मौसम तय करते हैं कि कब कौन सी फसल बोई जाएगी और कब काटी जाएगी। और ये रहे वो 3 सीजन, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, चना। फिर मानसून के आते ही खरीफ का सीजन शुरू होता है, जिसमें चावल, मक्का, कपास जैसी फसलें होती हैं। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गर्मी का मौसम आता है, जायद का, जिसमें तरबूज और खीरे जैसी फसलें उगाई जाती हैं। तो हर मौसम की अपनी एक खास पहचान है, अपनी खास फसलें हैं। तो कैसे और कब की बात तो हो गई। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, क्या, यानी भारत में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। और यकीन मानिए, ये लिस्ट बहुत लंबी और दिलचस्प है। शुरुआत करते हैं चावल से। भारत की ज्यादातर आबादी का ये मुख्य भोजन है। और आपको पता है, पूरी दुनिया में हम चीन के बाद चावल के दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो ये सिर्फ हमारे खाने की थाली का ही नहीं, बल्कि हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। चावल एक खरीफ फसल है, मतलब इसे बहुत ज्यादा तापमान और बारिश की जरूरत होती है। इसीलिए इसकी खेती ज्यादातर मैदानी, तटीय और डेल्टा वाले इलाकों में होती है, जहां पानी की कोई कमी ना हो, जैसे कि पूर्वी और दक्षिणी भारत के राज्य। चावल के बाद अब बात करते हैं गेहूं की। ये देश की दूसरी सबसे जरूरी अनाज की फसल है। खासतौर पे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो खाने का मतलब ही रोटी है, जो गेहूं से बनती है।
अब गेहूं, जैसा हमने पहले देखा, एक रबी फसल है। मतलब इसे उगने के लिए ठंडा मौसम चाहिए और पकने के लिए अच्छी खासी धूप। इसीलिए इसकी खेती गंगा सतलुज के मैदानी इलाकों और मध्य भारत में ज्यादा होती है। लेकिन बात सिर्फ चावल और गेहूं पर खत्म नहीं होती। भारत की खेती की दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मोटे अनाज हैं जो बहुत पौष्टिक होते हैं। फिर दालें हैं जो प्रोटीन का एक बड़ा सोर्स है और जमीन की उर्वरता भी बढ़ाती हैं। और फिर आती हैं कैश क्रॉप्स जैसे गन्ना, चाय और कपास, जो सीधे इंडस्ट्रीज में काम आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम स्लैश एंड बर्न जैसी पुरानी प्रथाओं से आज की मॉडर्न खेती तक कैसे पहुंचे। इस सफर में कई बड़े बदलाव और सुधार हुए हैं। चलिए उन्हीं पर एक नजर डालते हैं। ये टाइमलाइन इस पूरे बदलाव की कहानी बताती है। देखिए, आज़ादी के ठीक बाद सबसे बड़ा कदम था जमींदारी सिस्टम को खत्म करना, ताकि जमीन असल में खेती करने वालों को मिले। फिर आए 60s और 70s और साथ में आई ग्रीन और वाइट रेवोल्यूशन। नई टेक्नोलॉजी और बेहतर बीजों ने उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया। 80s और 90s में किसानों को और सपोर्ट मिला, जैसे फसल बीमा और ग्रामीण बैंक। और आज के दौर में किसान क्रेडिट कार्ड और मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP जैसी स्कीमें हैं। MSP आप जानते हैं, वो गारंटीड कीमत है जो सरकार कुछ फसलों पर किसानों को देती है ताकि उन्हें बाजार के उतार चढ़ाव से बचाया जा सके। पर एक मिनट, ये सारे सुधार सिर्फ ऊपर से यानी सरकार की तरफ से नहीं आए। एक बहुत बड़ा बदलाव जमीनी स्तर पर भी हो रहा था। एक ऐसा आंदोलन जो महात्मा गांधी की सोच से प्रेरित था। ये था भूदान ग्रामदान आंदोलन, जिसे शुरू किया था विनोबा भावे ने। इसका आइडिया बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल था। उन्होंने अमीर जमींदारों से अपील की कि वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा या पूरा का पूरा गांव ही भूमिहीन किसानों को दान कर दें। और क्योंकि ये सब बिना किसी जोर जबरदस्ती, सिर्फ पर्सुएजन और अहिंसा से हुआ, इसे रक्तहीन क्रांति या ब्लडलेस रेवोल्यूशन कहा गया। वाकई सामाजिक बदलाव का एक अनोखा तरीका। तो हमने रिंझा के छोटे से खेत से शुरू करके पूरे देश की खेती और उसमें हुए सुधारों की एक लंबी यात्रा की है। हमने स्लैश एंड बर्न से लेकर जीन टेक्नोलॉजी तक का सफर देखा। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज जब क्लाइमेट चेंज और बढ़ती आबादी जैसी चुनौतियां हमारे सामने हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय कृषि का अगला अध्याय कैसा होगा? अगली क्रांति क्या होगी?